अब ड्राइविंग करते हुए वो लोग बहुत ही दूर तक आ गए थे, लेकिन अब तोमाचिका को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। इस वजह से वो यागरी को जगाना चालू करती है, लेकिन यागरी तो अभी अपना सपना देख रहा था। सपने में वो उस दिन को याद कर रहा था जिस दिन वो पहली बार असाका याने की उसकी फोस्टर मदर से मिला था। अब हमें पूरी स्टोरी शुरू से जानने को मिलती है। एक बार असाका एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, जो कि एक रिसर्च लैब की नौकरी थी। वो वहाँ पर जाकर उसका फॉर्म चेक करती है, तो उसे जानने को मिलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि इस नौकरी को करते हुए अगर असाका की जान चली जाती है तो इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं होगी। असाका को इस पर गुस्सा आता है और वो बिना उस पर साइन करे हुए वहाँ से चली गई थी। पर तभी वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था यूकियो, वो उसे रोकता है और समझाकर उस पर जबरदस्ती साइन करवा लेता है। अब इसके बाद वो वहाँ ले जा रहा था जहाँ पर असाका काम करेगी। वो सोच रही थी कि जरूर ये कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन है, पर यूकियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लिफ्ट के थ्रू अंडरग्राउंड जाते रहते हैं। असाका पूछती है कि आखिर उसका काम क्या होगा। इस पर यूकियो कहता है कि उसे एक मॉन्स्टर का ख्याल रखना है। मॉन्स्टर का नाम सुनकर असाका शॉक हो जाती है। यूकियो बताता है कि हम यहाँ पर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। असाका को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम देखते हैं कि अब वो नीचे बेसमेंट की तरफ पहुंच चुके थे। यहाँ जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो असाका नोटिस करती है कि आसपास की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। यूकियो बताता है कि ये स्क्रिप्चर्स हैं। असाका को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जब वो फिर से नीचे की तरफ जा रहे थे तभी यूकियो असाका को एक फाइल दिखाता है जिसका नाम था अल्फा ओमेगा। असल में ये उनके टेस्ट सब्जेक्ट का नाम था और इसका नाम उन्होंने अल्फा ओमेगा इसलिए रखा है क्योंकि इसका मतलब इटर्निट से है। अभी सारी बातें असाका के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो यूकियो से पूछने लगती है कि तुम जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो क्या वो कोई ह्यूमन है। यूकियो कहता है कि नहीं, इस पूरी फाइल को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो भी है उसके पास एक ऐसी पावर है कि वो सोचकर किसी को भी खत्म कर सकता है। ये सुनकर असाका और ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी मॉन्स्टर लाइक चीज का ख्याल रख सकती हूँ। तो इस पर यूकियो कहने लगता है कि बिल्कुल, हमने पूरी रिसर्च की है, तुम्हारे पास टीचर लाइसेंस भी है। लेकिन असाका कहती है कि मुझसे भी तो बहुत लोग हैं। पर इस पर यूकियो कहने लगता है कि नहीं देखो, उसे सिखाना जरूरी है और तुम एक अच्छी टीचर हो। अगर हम उसे सिखाते तो इससे उसकी एजुकेशन बढ़ेगी और उसे समझ में आएगा कि कब कैसे डिसीजन लेना है। इससे पूरी ह्यूमैनिटी बचेगी, यानी कि तुम पूरी ह्यूमैनिटी को बचा रही हो। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि हमने पूरी रिसर्च की है, हमें तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, इस वजह से तुम्हें इसे काम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। अब वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इस वजह से यूकियो एक पेपर असाका को देता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। अब असाका जो कि डरी हुई थी वो अंदर जाने का फैसला करती है। पहले तो वो अपने कार्ड से उस गेट को ओपन करती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि ये जगह तो पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसा कि आर्टिफिशियल सीनरी का यूज किया गया हो। उसके पास जो पेपर था उस पर एक मैप बना हुआ था। उस मैप के थ्रू वो वहीं पर उस जगह के घर की तरफ पहुंच जाती है जिस घर में टेस्ट सब्जेक्ट अल्फा ओमेगा रहता है। अब पहले तो असाका बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी वो डरते डरते आगे बढ़ती है। यहाँ घर के अंदर आने के बाद उसे कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। वो जैसे ही गेट खोलती है तो वहाँ पर एक बच्चे को देखती है। वो समझ गई थी कि ये बच्चा अल्फा ओमेगा है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि वो लड़का फालतू में मुझे डरा रहा था। वो तुरंत ही उस बच्चे को मतलब कि यागरी को उठाती है और बाहर लेकर पटक देती है। वो कहती है कि तुम घर में घुस घुस के क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि इतनी एज में तुम्हें बाहर निकल कर खेलना चाहिए। यागरी जो कि अभी बहुत ही ज्यादा शॉक था, वो तुरंत ही असाका की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। असाका ये देखकर डर जाती है, लेकिन अचानक से असाका की बॉडी के पास से एक डार्क शैडो नीचे गिरती है और डिसअपियर हो जाती है। असाका पूछती है तो यागरी बताता है कि असल में शैडो है जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आई थी मुझे खत्म करने के लिए। ये असाका की शैडो नहीं थी, बल्कि यागरी उन्हें डीमन कहकर बुलाता है। अब असाका तो ये बात समझ चुकी थी। वो उसे हाथ पकड़कर खड़ा करती है। यहाँ पर यागरी कह रहा था, देखो तुमने मुझे बाहर खेलने को कहा, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या मैं ऐसा कल कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है। अभी असाका को याद आ चुका था कि इस बच्चे के पास क्या पावर है। इस वजह से वो बहुत ही डरी हुई थी और हर बात बिल्कुल सोच समझ कर कह रही थी। वो यहाँ पर अपना नाम बताती है और इसके बाद वो यागरी से उसका नाम पूछती है। यागरी कहता है कि उसका यहाँ पर नाम अल्फा ओमेगा है, लेकिन पहले सब उसे लॉर्ड अकाकोशी कहकर बुलाते थे। ये बात भी अकासा के सर के ऊपर से जाती है। यहाँ पर अभी यागरी कहने लगता है कि उसे भूख लग रही है। असाको को याद आता है कि अब उसे यहीं पर रहना है, इसलिए उसे यागरी के खाने का भी ख्याल रखना होगा। वो तुरंत ही यागरी को वहाँ से ले जाती है। अब यागरी जब नहा रहा था तब वो आसपास किचन में खाना ढूंढ रही थी। वहाँ पर हर चीज थी, लेकिन कमाल की बात है कि असाका को टीचर कहते हुए भी कुछ बनाना नहीं आता। तभी वो बाकी जगह ढूंढती है तो उसे
उसे एक इंस्टेंट कप नूडल का पैकेट मिल जाता है जिसमें सिर्फ पानी मिलाने से जो कि परफेक्ट नूडल बन सकते थे। इस वजह से वो उसे तैयार करती है और यागरी को देती है। यागरी को तो वो बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन यहाँ पर असाका उन्हें खाते हुए अभी यही सोच रही थी कि क्या सच में किसी का नाम लॉर्ड अकाकोशी हो सकता है। अब वो यागरी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यागरी को यहाँ पर मदर या फिर फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर असाका और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वैसे अब वो यागरी को ध्यान से देख रही थी और उसे अपने गॉड की याद आती है, इसलिए अब वो यागरी का नाम यागरी रख देती है। यागरी को ये नाम पसंद आता है। वैसे यागरी यहाँ पर सरनेम भी चूज कर रहा था जो कि असाका था, पर असाको कहती है कि तुम मेरे सरनेम का यूज क्यों कर रहे हो, ये फैमिली सरनेम है और ये फैमिली मेंबर्स को मिलता है। लेकिन यागरी कहता है कि उसे फैमिली का मतलब नहीं पता। अब यहाँ से कहानी आगे कंटिन्यू हो इससे पहले ही सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ तोमाचिका ने यागरी को जगा दिया था। यागरी को जागते हुए वो यागरी से पूछती है कि आखिर तुम इतनी देर से सो कैसे सकते हो। इस पर यागरी बताता है कि उसने सिटी के अंदर अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसे रिकवर करने में टाइम लग रहा था। अब यहाँ पर यागरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो कहता है कि आखिर हम कैपिटल की तरफ जा क्यों रहे हैं। ये सुनकर तोमाचिका शॉक थी। वो कहती है कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे तब भी तुम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। यहाँ पर यागरी कहता है देखो हमारा मेन गोल तो वापस से अपने वर्ल्ड में लौटना है, तो इसके लिए हमें सियोन से बात करनी चाहिए और उसके लिए हमें कैपिटल जाने की क्या जरूरत है। पर इस पर तोमाचिका कहने लगती है कि हमारे सारे क्लासमेट कैपिटल की तरफ जा रहे हैं और वैसे भी उन्हें भी अपने वर्ल्ड में लौटना है, तो इसलिए हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वैसे अभी सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिसने तोमाचिका का रास्ता रोक लिया था। इस वजह से वो यागरी को जगा रही थी। यागरी डिसाइड करता है कि वो लोग एक दूसरा रास्ता चुनेंगे। अब जब तोमाचिका गाड़ी को पीछे की तरफ ला रही थी रास्ता चेंज करने के लिए, तभी उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है। वो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि असल में एक ड्रैगन है। अब वो ड्रैगन की तरफ हमला करने वाला था। यागरी डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म कर देता है, लेकिन इतने में ही वो लोग देखते हैं कि सामने से बहुत सारे ड्रैगन उनकी तरफ आ रहे हैं। तोमाचिका तो ये चीज देखकर डर गई थी। यागरी कहता है लगता है हमने ड्रैगन की टेरिटरी में कदम रख दिया है। वैसे इसके बाद यागरी को उन सभी के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस होता है, इसलिए यागरी आराम से डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक बारे में ही मार देता है, जैसा कि उसने इंसेक्ट को मारा हो। ये देखकर तोमाचिका बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वैसे अब उन लोगों की जान बच चुकी थी, लेकिन इतने में ही एक डार्क शैडो उन्हें घेर लेती है जो कि असल में एक बड़े से निकैन थंडर ड्रैगन की थी। ये देखकर तोमाचिका और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ड्रैगन बाकी ड्रैगन से बड़ा था। पर यागरी बताता है उसे उसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब ड्रैगन उन्हें मारना नहीं चाहता। वो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि तुम लोग ने टेस्ट पास कर लिया है, और इसके बाद अब वो वहाँ से उड़कर जाने वाले थे। असल में वो ड्रैगन भी यागरी की पावर से डर गया था। अब यागरी उसे रोकता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है। लेकिन वो ड्रैगन रुक नहीं रहा था। इस वजह से यागरी कहता है कि वो वही पावर का इस्तेमाल करेगा जिसका उसने बाकियों पर यूज किया था। अब वो ड्रैगन डर जाता है और वापस लौटने का फैसला करता है। हमें जानने को मिलता है कि वो बड़ा सा निकैन थंडर ड्रैगन असल में एक छोटी सी बच्ची थी। वो यहाँ पर आकर डर गई थी। यागरी कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो पूछता है कि तुम भागी क्यों, तो वो बताती है कि वो डर गई थी, इस वजह से वहाँ से भाग रही थी। अब वो ड्रैगन एक बच्ची में बदल गया था। इस वजह से तोमाचिका तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन फिर उसकी स्पिरिट बताती है कि इस दुनिया में ऐसा होना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर अब वो उस बच्ची से पूछते हैं कि टेस्ट में उन्होंने पास कर लिया, इसका मतलब क्या था। तो इस पर वो बताती है कि वो दोनों स्वॉर्ड मास्टर से मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले उन्हें एक टेस्ट देना पड़ा था। इस टेस्ट में वो बच्ची चेक करती है कि वो स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लायक हैं भी नहीं। ये सुनकर तोमाचिका और यागरी दोनों से थोड़े हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो स्वॉर्ड मास्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तोमाचिका बताती है कि वो तो कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो छोटी बच्ची और ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि सच में तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं जा रहे थे। अब तभी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी उनसे ही मिलने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है। यही सुनकर यागरी सोचता है कि आखिर स्वॉर्ड मास्टर है कौन, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब यागरी पूछता है तो यहाँ पर वो बच्ची बताती है कि स्वॉर्ड मास्टर सेज के राइवल है, इस तरह से कह लो कि वो उनके दुश्मन है। अब यागरी एक बात तो समझ गया था कि अगर वो स्वॉर्ड मास्टर से मिलता है तो वो उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकता है अपनी रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। तोमाचिका का ऐसा मानना था कि अगर वो इस जगह पर गए तो वो घूम भी सकते हैं। इस वजह से उन्हें अपने मेन मकसद को ना भूलते हुए कैपिटल की तरफ जाना चाहिए। पर फिर वो बच्ची रिक्वेस्ट करती है और यागरी ने भी हाँ कर दिया था। इस वजह से अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो बच्ची तो उन्हें ले जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। अब जब वो वहाँ जंगल के अंदर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि वहाँ डिसाइपल बनने के लिए आए हुए थे। वैसे वो लोग अभी यागरी और तोमाचिका को देखकर उन्हें चीटर कह रहे थे, क्योंकि ये दोनों गाड़ी में आए हैं।
हैं, जबकि इन्हें जंगल पार करके पैदल आना चाहिए। अब यागरी को तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आना चाहिए। अब यागरी को तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से उसे जानने को मिलता है कि असल में अब यहाँ पर एक और टेस्ट होने वाला है, जिसके थ्रू स्वॉर्ड मास्टर अपना डिसाइपल डिसाइड करेंगे, और जो भी उनका डिसाइपल बनेगा वो सच में बहुत ताकतवर माना जाएगा, क्योंकि वो स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल है। अब बाकी सारे तो इसके लिए यहाँ पर आए थे, पर यागरी और तोमाचिका इसलिए यहाँ पर नहीं आए थे। अब तभी वहाँ सामने से एक लड़का कहता है कि तुम लोग यहाँ गाड़ी में आए हो और तुमने इसमें कोई मेहनत भी नहीं करी, इस वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। पर तभी वहाँ पर खुद स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और कहते हैं कि अभी तक ये कंपटीशन या फिर कह लो ये टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से कोई भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। अब पहले तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वो ओल्ड मैन किसी को भी स्वॉर्ड मास्टर नहीं लग रहे थे। पर इसके बाद वो ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि मैं ही स्वॉर्ड मास्टर हूँ और अभी यहाँ टेस्ट शुरू होता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें लड़ाई करनी है और ये लड़ाई डेथ मैच होगी, मतलब कि जब तक ओल्ड मैन से एक लड़का इस लड़ाई को रुकवा नहीं देता तब तक उन लोगों को लड़ते रहना है, भले ही इसमें किसी की भी जान क्यों ना चली जाए। यागी को तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से वो कहता है कि क्या हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर कहने लगते हैं कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम यहाँ से गए तो इस कंपटीशन को ही रोक दूंगा। अब बाकी सभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, इस वजह से यागी वहाँ रुकना पड़ता है। अब जब उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है, सभी लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे थे, बस यागी और तोमाचिका यहाँ दूर खड़े देख रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी थी। तभी एक ग्रुप आकर यागी और तोमाचिका पर हमला करने वाला था। यागी के पास वैसे तो कोई रास्ता नहीं था बचने का, इस वजह से वो डाइवर्ट का इस्तेमाल करता है, पर इतने में ही एक लड़का जो कि नाइट के कपड़े पहना था वो सामने आकर उन सभी लड़कों को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो। स्वॉर्ड मास्टर के कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें एक दूसरे को खत्म करना है, वो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है। अब तोमाचिका तो कह रही थी कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी स्पिरिट यहाँ पर बताती है कि बस इसके पास टैलेंट है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये उन्हें खत्म कर सकता है। इस वजह से ये बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है और इसे किसी से डर नहीं लग रहा, इस वजह से ये कमजोर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अकेला ही कईयों को खत्म करता है, क्योंकि वो खुद ही उसके ऊपर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ पेड़ों के पीछे से कुछ बच्चे यहाँ अपनी मैजिक पावर से यागी के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन यागी ने उनकी किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया था, इस वजह से वो तुरंत ही डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खत्म कर देता है। वैसे अभी वो जो लड़का है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर बाद में वो सोचता है कि शायद ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ओल्ड मैन चाहते ही नहीं कि वो लड़े और ओल्ड मैन ही उन बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया। अब तभी ग्रुप वहाँ पर आ गया था इनसे लड़ने के लिए, इस वजह से वो नाइट वाला लड़का कहता है कि वो कुछ देर खुद को बचाए जब तक वो इनसे लड़ता है। इतने में ही यागी और तोमाचिका किसी की आवाज सुनते हैं, ये एक दूसरी लड़की की थी जो कि ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, उसकी बॉडी पर इतनी खतरनाक चोट थी कि वो मरने वाला था। पर तभी वो तोमाचिका से कहता है कि वो सामने जो स्टोन पड़ा हुआ है वो उसे दे दे, वो रेनबो कलर स्टोन है, वो रेनबो कलर स्टोन है। तोमाचिका उसे दे देती है। अब वो लड़का जैसे ही उस स्टोन को ब्रेक करता है तो अचानक से उस लड़के की बॉडी हील हो जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वो लड़का तोमाचिका को थैंक यू कहता है, लेकिन इतने में ही स्वॉर्ड मास्टर उसे रोकते हैं और उन सभी को अपने साथ चलने को कहते हैं। इस वक्त वो सामने वाले फॉरेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहे थे कि उन्हें उस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर यागी और तोमाचिका तो शौक थे क्योंकि वो यहाँ पर डिसाइपल वगैरह बनने के लिए नहीं आए थे, पर वो छोटी बच्ची उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। ये देखकर यागी उससे पूछता है कि वो उनसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही है और वो उन्हें स्वॉर्ड मास्टर से क्यों मिलाना चाहती है। तो इस पर वो छोटी बच्ची बताती है कि स्वॉर्ड मास्टर का किंग का डिसाइपल किंगडम का होली नाइट बनेगा, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है, और इसके बाद वो छोटी बच्ची उनकी सर्वेंट बन जाएगी। अब अभी यागी को ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर वो स्वॉर्ड मास्टर को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ पर हमें उस हील होने वाले लड़के का नाम लाइनेल पता चलता है और उस नाइट जैसे कपड़े पहनने वाले लड़का नाम निक पता चलता है। यहाँ अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी यागी उस नाइट वाले लड़के यानी कि निक से पूछता है कि आखिर एक होली नाइट क्या होता है और स्वॉर्ड मास्टर डिसाइपल सभी क्यों बनना चाहते हैं और स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल सभी क्यों बनना चाहते हैं। वो लड़का शॉर्ट में बताता है कि स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल जो कि एक होली नाइट बनने की कैपेबिलिटी रखता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। बहुत टाइम पहले एक डीमन लॉर्ड या फिर ऐसा कह लो कि एक डेविल ने इनके ऊपर हमला किया था। ये बहुत ही टाइम पहले की बात है। तब का जो होली नाइट था वो इतना पावरफुल था कि उसने किसी तरह से उस डेविल को रोक लिया था, मतलब उसने उस टाइम स्पेस के अंदर कैद कर लिया था जहाँ वो दोनों बंद है। पर कुछ उस डेविल के फॉलोअर्स हैं जो कि उसे आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाली सिचुएशन में अगर वो आजाद होते हैं तो उसे रोक पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर तोमाचिका उस दूसरी लड़की लैन से पूछती है कि उसके पास जो स्टोन है वो क्या है, तो वो लड़का
बताता है कि उसका पास्ट बिल्कुल बैड लक से गिरा हुआ था और उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसे सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसे सेक्रीफाइस किया। वो लड़का बताता है कि उसका पास्ट बिल्कुल बैड लक से गिरा हुआ था और उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसे सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसे सेक्रीफाइस किया, लेकिन सेक्रीफाइस के बाद अचानक से वो एक गॉडेस से मिला जिसने उसे स्टोन दिया। ये असल में एपोलॉजी स्टोन है। इनका यूज करने के बाद वो किसी से बैड इंजरी से हील कर सकता है। अब तोमाचिका अपने स्पिरिट से पूछती है कि क्या गॉडेस या फिर गॉड्स भी लोग की हेल्प कर सकते हैं। तो इस पर स्पिरिट बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम चलता है जिससे कि किसी को स्पिरिट की हेल्प मिलती है और किसी को गॉड की। अब तभी इन्हें कहने लगता है कि क्या तुम हमें इन स्टोन का कोई यूज बता सकते हो। जिस पर लाइलैंड बताता है कि वो इस स्टोन से किसी भी चीज का समन कर सकता है। वो यहाँ पर 3 स्टोन को निकाल कर ऊपर फेंकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर फालतू से स्क्रब ब्रश को समन कर लेता है। ये देखकर तोमाचिका और यागरी सोच रहे थे कि ये किसी काम की पावर नहीं है जब तक इसे हील के लिए यूज ना किया जाए। यहाँ पर लाइलैंड बताता है कि वो ऐसा ही फालतू चीजें समन कर सकता है, लेकिन वो इसका यूज कम ही करता है क्योंकि ये चीज उसके किसी काम नहीं आती। अब तो तोमाचिका देखती है कि उसके बैग में सिर्फ 3 ही स्टोन बचे थे, लेकिन फिर लाइलैंड बताता है कि हर रोज रात के टाइम उसे फिर से स्टोन मिल जाते हैं। बस डिपेंड करता है कि उसका दिन कितना बुरा गया था। तभी वो लोग आके नोटिस करते हैं कि उनके जो साथी थे, मतलब कि जो डिसाइपल बनने के लिए आए हैं, वो जब आगे बढ़ रहे थे तभी वो अचानक से गायब हो गए थे। इसका कारण ये था कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन इनविजिबल बैरियर लगा हुआ है। अब जब ये लोग वहाँ अंदर जाते हैं तो ये उसी जगह के आगे पहुंच चुके थे, लेकिन जब बाहर का कोई भी नहीं दिख रहा था, इनके सामने एक बड़ा सा टावर था। ये टावर खतरनाक था क्योंकि इसके अंदर से एक इविल एनर्जी आ रही थी। ये इविल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इनसे उनकी बॉडी हार्म भी हो सकती है और इसका असर लाइलैंड के ऊपर होता है। लेकिन फिर उसके बाद वो स्टोन का यूज कर खुद को बचा लेता है। तोमाचिका देखती है कि इसका यूज उसके ऊपर नहीं हो रहा था। वो शॉक थी, लेकिन स्पिरिट बताती है कि वो प्रोटेक्टेड है, इस वजह से उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि यागरी यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची, मतलब उस ड्रैगन से पूछने लगा कि आखिर ये टावर है क्या। वो छोटी बच्ची वहाँ नहीं थी। लाइलैंड बताता है कि वो यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उस बैरियर को सिर्फ वही पार कर सकता है जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए आया हो। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो टावर के अंदर आते हैं और जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी लोग वहाँ डिसाइपल बनने के लिए आए थे, वो तुरंत ही उस टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने वाले थे। सबसे पहले ऊपर आने के बाद जब वो वहाँ से नीचे देखते हैं तो उन्हें एक एनर्जी सर्कल दिखाई देता है जो कि एक बॉल की तरह था और उसके अंदर कोई कैद है। अब हमें जानने को मिलता है कि जो होली नाइट और डेविल था वो वहाँ उसके अंदर बंद थे क्योंकि वहाँ टाइम रुका हुआ है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि स्वॉर्ड मास्टर का काम असल में ये ही है कि वो इस सर्कल को प्रोटेक्ट करे जिससे कि कोई भी इसे ब्रेक कर डेविल को आजाद ना कर पाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हीं के बीच में एक लड़की जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए आई थी, वो कहती है कि आज आप फ्री हो जाओ। वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से, जो कि फायर मैजिक पावर है, उसका यूज करते हुए एक फायर ब्लास्ट को उस सर्कल की तरफ यानी कि डेविल की तरफ करती है, पर अचानक से वो सर्कल उस एनर्जी बॉल को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं कि तुम्हारा अटैक उस डेविल को जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा होने में कई 100 साल लग जाएंगे क्योंकि उस सर्कल के अंदर टाइम बिल्कुल स्लो चलता है और इसी की मदद से होली नाइट ने डेविल को कैद किया था। अब मेन बात ये है कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए क्यों, जब ये उस डेविल को भी नहीं मार सकते। प्रोटेक्ट करने का काम स्वॉर्ड मास्टर का है, तो ये क्या करेंगे। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर एक दूसरे लड़के से कहते हैं कि वो डिटेल में बताए, तो वो लड़की अपने पास में कोई चीज रखे हुए थे जिसमें रूल्स पढ़कर बताती है कि ये बिल्कुल सिंपल है। इन लोगों को यहाँ से टावर के नीचे यानी कि फर्स्ट फ्लोर जहाँ से वो आए हैं वहीं पर जाना है। अभी सुनकर सभी शॉक थे। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है। तो अब वो बताती है कि तुम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि फिर हम यहाँ से कूद सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से कूद भी नहीं सकते। वैसे वो कहते हैं कि हाँ तुम कूद सकते हो, लेकिन तुम्हें 100 पॉइंट भी कलेक्ट करने हैं जो कि तुम्हें टावर के अंदर से ही मिल सकते हैं। इस वजह से तुम्हें टावर के अंदर से ही जाकर जाना होगा। अब यहाँ पर वो लोग आगे और भी कई सारे टीममेट यानी कि और भी लोग से मिलते हैं जो कि वहाँ जाने वाले हैं स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए। वैसा यहाँ पर तोमाचिका सोच रही थी कि कैसा हो अगर यागरी डायवर्ट का इस्तेमाल उस डेविल पर करे, तो मगर फिर वो सोचते हैं कि यागरी के पास इसका कोई रीजन भी नहीं है कि वो ऐसा करे, और वैसे भी उस डेविल की किलिंग इंटेंट यागरी को मिल ही नहीं सकता
क्योंकि वो तो स्पेस एंड टाइम में कैद है। मगर वो तभी यागरी की तरफ देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड फेस बनाया हुआ था। वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो इस पर यागरी कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब वो नीचे थे तभी वो एनर्जी थी जो कि इवल एनर्जी उसे भी अफेक्ट कर रही थी। उसने उसे सोर्स पर डाइवर्ट का इस्तेमाल किया जिस वजह से उसने अनजाने में डेविल को खत्म कर दिया। ये सुनकर तोमाचिका शॉक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।